जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 156 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण जो है बल कौन सा प्रभाव डालता है, ठीक ना। जैसे देखिए एक चुंबक है, ठीक। और ये क्या है, आपको चुंबक है, इसमें यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ देखिए कोई चुंबकीय पदार्थ है, जैसे लोहा ही ले लिए, ठीक नहीं। लोहा को जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो क्या होता है, लोहा अपना स्थान परिवर्तन करता है, ठीक ना। यहाँ से खिसक के थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अपना स्थान परिवर्तन किया है तो क्या हो, अपना स्थान परिवर्तन करता है चुंबक के चुंबकीय पदार्थ के बीच जो होता है चुंबकीय बल के कारण ये क्या करता है अपना, तो ये स्थान परिवर्तन करता है। तो उधर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या होता है। विद्युत इंसुलेटर देखिए कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, मतलब कि विद्युत को जो है ना रोधी के रूप में, मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए वायर रहता है, कोई भी तार है, ठीक ना, तार पर जो लगा रहता है आपको पीवीसी, तो पीवीसी क्या है, तो एक प्रकार का ये इंसुलेटर ही है, ठीक है। तो इंसुलेटर जो है ये क्या करता है कि विद्युत को प्रतिरोध कर देने की विद्युत इसमें जो है संचालन होता ही नहीं, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि बिजली का संचालन न करना, ठीक। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन है। देखिए एक नंबर में मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक। देखिए मिलीमीटर का क्या होता है, देखिए एक मिलीमीटर बराबर होता है आपको 10 के पावर -3 मीटर। 2 एंगस्ट्रम दिया, यानी कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो 10 पावर -10 मीटर। और एक फर्मी बराबर होता है आपको 10 पावर -15 मीटर, ठीक। और मीटर तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर होता ही। और क्या है कि सबसे छोटी इकाई, इसमें सबसे छोटी क्या होगा, देखिए फर्मी जो है 10 पावर -15 होता है और एंगस्ट्रम 10 पावर -10 है और एक mm 10 पावर -3 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 10 पावर -15 छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मिंग क्या हुआ, सबसे छोटा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वक्रीय गति का एक उदाहरण है कि वक्रीय गति क्या होगा, ठीक। देखिए एम दिया हुआ है चरखा। देखिए चरखा कैसे चलता है, तो इससे गोल चलता है चरखा, ठीक। तो चरखा कैसा हो गया, ये वृत्तीय गति हो गया, ठीक। बीम का है कि एक पेड़ से गिरने वाला सेब, देखिए कोई पेड़ है, यहाँ सेब गिरता है तो सेब एकदम सीधा रेखीय गति में गिरता है, ठीक। इधर रेखीय गति करता है। सीम का है कि पेंडुलम का गति, देखिए पेंडुलम का गति देखिए कैसे होता है, ये देखिए पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब क्या हुआ कि एक जगह आता है और एक जगह जाता है। तो ये आपको पेंडुलम का गति कैसा हो जाता है, तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक ना। ये कैसा मोशन हो गया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और डी नंबर दिया भाला फेंकना। देखिए भाला जब फेंका जाता है, देखिए ऐसा इसका कुछ मार्ग होता है, ठीक ना। यानी कि एक ऐसा मार्ग है तो ये वक्रीय मार्ग है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, भाला फेंकना वक्रीय मार्ग है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए एक नंबर में दिया है टैकोमीटर। देखिए टैकोमीटर का यूज़ कहाँ पर होता है, ये आपको वायुयान तथा मोटर नावों की गति को ये ज्ञात करता है, ठीक नहीं, कि वायुयान का भी गति ज्ञात करता है, मोटर का मतलब गति तो ज्ञात करता है, ठीक। 2 में रडार दिया हुआ है, ठीक। देखिए रडार का प्रयोग क्या है कि दूर से आने वाले जितना भी वाहन है उसकी गति तथा दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपको रडार का, ठीक है, सही है। अब देखिए 3 दिया आपको स्पीडोमीटर तो वाहन का चाल को ज्ञात करता है। देखिए गतिमान कोई वाहन है उसका गति जो है मापा जाता है स्पीडोमीटर के द्वारा। अब देखिए वेंचुरीमीटर क्या है, तो वेंचुरीमीटर जो है ना आपको द्रव के प्रवाह की दर को मापता है, ठीक नहीं, प्रवाह की दर उनकी गति उसका भी माप दिया। मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 ये चारों क्या है आपको, तो गति मापता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान। देखिए न्यूनतम संभव तापमान देखिए डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो वो होता है आपको -273 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में 0 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में होता है आपको -459.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आवृत्ति और समय अवधि का संबंध क्या है। देखिए आवृत्ति जो होता है वो 1/, आवर्तकाल होता है, यानी कि आवर्तकाल को ही समय अवधि कहा जाता है। यानी क्या हुआ, आवृत्ति बराबर क्या होता है आपको 1/, आवर्तकाल होता है, ठीक ना। आवर्तकाल को ही समय अवधि भी कहा जाता है, ठीक।
समय अवधि, ठीक। यहाँ आवृत्ति को v से डिनोट किया गया तो v, यानी कि v इजकल टू 1/t हो गया, तो vt इजकल टू क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। देखिए मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है ये शरीर के भार का जो है 7 से 8% होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से 8%, ठीक है ना। देखिए अगर लीटर में पूछेगा तो ये लगभग 5 से 5.5 लीटर तक जो है ना आपको मानव शरीर में होता है रक्त का मात्रा, ठीक है ना। और स्त्री के शरीर में और पुरुष के शरीर में देखिए क्या होता है कि स्त्री के शरीर में जो है ना पुरुष की अपेक्षा रक्त की मात्रा क्या होता है, कम होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है, ठीक। देखिए ऊंचा पहाड़ पर जब जाता है तो व्यक्ति क्या होता है नाक से खून निकलने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होता है, देखिए जैसे अभी नीचा है तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएगा आपको वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्या होगा कि ऊंचाई पर जो है ना हमारा शरीर का जो अंदर का दाब है तो वो तो वही रहेगा, वो समान ही रहता है, लेकिन वायुमंडल का दाब क्या होता है कम हो जाता है और हमारा शरीर का दाब क्या है अधिक है। तो देखिए ब्लड का प्रवाह कैसे होना रहता है, अधिक से कम दाब की ओर होना रहता है, ठीक ना। देखिए रक्त प्रवाह कैसे होता है तो ये उच्च दाब से लेकर के निम्न दाब की ओर होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जब नक से क्या होता है ब्लड आने लगता है, ठीक। तो ये देखिए किस ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एक शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तभी इसके कारण ही ब्लड आता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नेडुलेटेड जो जड़ यानी कि नेडुलेटेड जड़ क्या है, तो नेडुलेटेड रूट्स जो है ये किसका होता है, तो ये आपको मटर का होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मटर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि तिलचट्टे के पास क्या होता है। देखिए तिलचट्टे के पास जो है 3 जोड़ी पैर होता है और 2 गो पंख होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी क्या होता है पंख होता है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, ठीक है। मैदान में क्या कर रहा है, गेंद यहाँ जा रहा है उसको तेजी से पीछा कर रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से हड्डियों में कौन सा समूह इस गति के प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जब तेजी से दौड़ रहा है तो उसमें जो है ना कौन सा हड्डी जो है इसको साथ दे रहा है दौड़ने में, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष इसका योगदान है, ठीक। तो प्रत्यक्ष योगदान कौन होगा, तो पैर का हड्डी का होगा, ठीक। यानी कि पैर से ही ना दौड़ता है आदमी, तो पैर का हड्डी का होगा। तो पैर का हड्डी में देखिए कौन कौन आता है, देखिए पैर का हड्डी में टिबिया हो गया, टार्सल हो गया, फीमर हो गया, मेटाटार्सल हो गया, ये सब पैर का हड्डी है जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल ये सब पैर का हड्डी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है। देखिए कोशिका जो होता है उसका नियंत्रण केंद्रक में होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए केंद्रक का खोज कब हुआ था, तो केंद्रक का खोज जो है ये आपको 1831 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा, तो ये आपको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इसका खोज। देखिए ये कोशिका का जो केंद्रक होता है ये क्या करता है कि ये जो है ना आपको कोशिका की जितना भी गतिविधि है ना, यानी कि जितना भी गतिविधि है यही से जो है इसका नियंत्रण होता है, ठीक ना। ये क्या है कि कोशिका एक महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का, ठीक ना। इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, सब इसको जो कोशिका नहीं। देखिए एम आरबीसी, आरबीसी कोशिका ही है, जीवाणु भी है, शुक्राणु भी है, लेकिन विषाणु क्या है कि विषाणु जो है ना आपको कोशिका नहीं। क्यों नहीं विषाणु कोशिका, क्योंकि देखिए विषाणु क्या होता है कि वायरस, ये क्या है कि एक प्रकार का जो है ना ये अकोशिकीय सूक्ष्म संक्रमण पैदा करने वाला एजेंट है, ठीक ना, यानी कि जीव है, ठीक ना। ये क्या है कि ये अकोशिकीय मतलब इसमें कोशिका रहता है नहीं, ठीक ना। इसमें जो है आपको एक प्रोटीन का आवरण और एक क्या रहता है आपको न्यूक्लिक एसिड का आवरण रहता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही सेल नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर ने विकास किया था किस चीज़ का, ठीक। देखिए एडवर्ड जेनर जो है चेचक के लिए टीका का विकास किन्होंने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक ना। और देखिए एडवर्ड जेनर को जो है आपको प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था, तो चेचक का टीका का, ठीक। और प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए हार्मोन शब्द जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ये आपको बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा प्रयोग किया गया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायलर और स्टार्लिंग, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी जैव की अनुवांशिक संरचना कराती कोई भी जीव है, ठीक, उसका अनुवांशिक संरचना जो होता है वो आपको जीनोटाइप कहलाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या होता है कि फिनोटाइप जो है जीव के जो बाहर में उपस्थिति होता है वो जो
आपको फिनोटाइप होता है, ठीक है। और देखिए एलील, एलील क्या है, तो ये जीन का एक भिन्न रूप है, ठीक ना, एलील, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया कि आनुवंशिक संरचना कौन कराता है, तो जीनोटाइप, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है किसके द्वारा। देखिए रक्त के माध्यम से कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है। तो आरबीसी में कौन रहता है, तो हीमोग्लोबिन, उसी के द्वारा रहता है। देखिए आरबीसी, आरबीसी का देखिए दूसरा नाम क्या है, जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। देखिए ल्यूकोसाइट जो है, ल्यूकोसाइड, ये ल्यूकोसाइड क्या है, तो ये आपको प्रतिरक्षा करता है, यानी कि कोई भी रोग से ये ना आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, ठीक है। और देखिए थ्रोम्बोसाइट जो है, ये क्या करता है, आपको रक्त को थक्का जमाने में काम आता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाए तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक जो है ना आपको हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है। तो इसका कारण क्या है। देखिए जब तांबा को क्या किया जाता है, तो इसे अब खुले में रखा जाता है। जब खुला में जब इसे रहते हैं तो क्या होता है कि हवा में संपर्क में आ जाता है। तो हवा में उपस्थित क्या क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इससे अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो यही कॉपर कार्बोनेट ने क्या हुआ कि CuCO3 क्या हुआ, आपको कॉपर कार्बोनेट हो गया, ठीक। इसी का निर्माण करता है और क्या होता है, इसका रंग हरा हो जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuCO3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में देना है ध्वनि का वेग। देखिए ध्वनि का वेग देखिए कैसे गमन करता है। देखिए ध्वनि जो है ना सघन, जो जितना माध्यम सघन होगा उसमें ध्वनि का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक। जैसे देखिए ठोस है, ठोस जो है सघन माध्यम है द्रव की अपेक्षा, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होगा ध्वनि का वेग, ठीक। उससे कम होगा द्रव में और सबसे कम होगा गैस में, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए किस ऑप्शन दिया, देखिए गैस में सबसे कम, यानी को बढ़ते क्रम में कहा है। इसका मतलब शुरू में गैस होना चाहिए थी, गैस देखिए कार्बन डाइऑक्साइड शुरू में, ठीक है। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए जल वाष्प है, तो देखिए जल है, तो ठीक है ये भी है। 3 में दिया यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ आयरन, यहाँ आयरन और एल्युमिनियम। देखिए आयरन और एल्युमिनियम में क्या होता है कि एल्युमिनियम ज़्यादा सघन होता है आयरन की अपेक्षा, ठीक। तो क्या हुआ कि एल्युमिनियम में ज़्यादा होगा ध्वनि का वेग, ठीक, और आयरन में कम होगा। तो आयरन और एल्युमिनियम, मतलब आयरन पहले आएगा एल्युमिनियम बाद में आएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है, ठीक ना। अम्लीय प्रकृति के समूह कौन, देखिए ए में दिया हुआ है अंगूर और आसुत जल। देखिए अंगूर, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंगूर में आपको टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और आसुत जल क्या है, कोई उदासीन है, तो अम्लीय प्रकृति का, दोनों तो नहीं हुआ, ये कट गया। बी में दिया है कि साबुन का घोल और चींटी का डंक। देखिए साबुन का घोल जो होता है, साबुन का घोल एक प्रकार का क्षारीय घोल है और चींटी का डंक से कौन निकलता है, तो फॉर्मिक एसिड निकलता है, तो अम्लीय हो गया। लेकिन यहाँ हमें कहा है कि कौन सा समूह है जो कि अम्लीय है, तो समूह तो एक है अम्लीय लेकिन एक क्षारीय है, तो ये भी नहीं हुआ। सी में कहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूध। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये आपको क्षारीय पदार्थ है और दूध एक क्षारीय मिल गया, तब छोड़िए, तो ये भी कट गया। अब देखिए डी में दिया हुआ है कि चींटी का डंक। देखिए चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कि दोनों क्या होता है कि अम्लीय ही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मूल अवस्था में मौजूद है। यानी कि प्रकृति में वो अपना मूल अवस्था में कब रहेगा, जब उसका उसमें जो है अभिक्रिया कम होगा, यानी कि वो अपना मुक्त अवस्था में रहेगा। कब, तो जब उसमें अभिक्रिया नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं के मात्रा में ही होगा, तो मुक्त अवस्था में रहेगा। देखिए सोना और चांदी जो होता है ये आपको मुक्त अवस्था में रहता है, सोना एंड चांदी, इसमें जो है अभिक्रिया बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक। तो AU और AG हो गया, ठीक। तो इसका उत्तर देखिए 2 और 4 किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2 और 4, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व का है, तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है आपको तो फ्रेंसियम होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंसियम। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक पूछेगा तब फ्लोरीन होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। तो कब किए थे, तो आपको 1908 ईस्वी में किए थे। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादित किसने, तो आइंस्टीन ने। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह। ऊन कौन कौन देगा, देखिए भेड़ देता ही है, बकरी भी देता है, ऊँट भी और याक भी, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भेड़, बकरी, ऊँट और याक के क्या है, आपको ऊन देने वाला समूह है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।